गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज का चैप्टर है बिहार स्पेशल में उत्तरवर्ती मुगल बिहार में कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब, पलाशी और बक्सर जनजातीय आंदोलन, वहाबी आंदोलन और 1857 का विद्रोह। ये अति इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि 1704 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रशासन अब वस्तुतः अपने हाथों में ले लिया और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। दूसरा कहता है 13वीं शताब्दी में अनेक सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय रहे, मगर इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त रही। तो कौन से कथन सही हैं? 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल का प्रशासन वस्तुतः अपने हाथों में ले लिया और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया। औरंगजेब के शासनकाल में यद्यपि अनेक स्थानों पर विद्रोह और उपद्रव होते रहे, लेकिन बिहार में शांति और सुव्यवस्था बनी रही। मुर्शिद कुली खां ने औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही बंगाल में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उसने बिहार पर भी अपना प्रभुत्व विस्तृत कर लिया। फिर कहता है कि बिहार में आरंभिक सूफियों में 12वीं शताब्दी में मनेर में बसने वाले संत इमाम ताज फ़कीह प्रमुख थे। 13वीं शताब्दी में अनेक सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय रहे। इसमें चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सिलसिले शामिल थे, मगर सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त रही। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के संत शरफुद्दीन माया मनेरी थे। तो इस तरह से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि फिरदौसी सिलसिले के सर्वश्रेष्ठ संत कौन थे? तो शरफुद्दीन माया मनेरी थे। प्रश्न है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो इसका उत्तर है जहांगीर। ईरानी यात्री मोहम्मद साइद जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने मुगल शासक अकबर के शासनकाल में बिहार की यात्रा की। ये अकबर के शिक्षक भी थे। तो यहाँ पर पॉइंट बनता है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किसके शासनकाल में बिहार आया था और ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किसके शासनकाल में बिहार आया था, इसे ध्यान देना है। प्रश्न है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है इब्राहिम खां काकर ने। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है, जहां जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने मकबरा बनवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। कहता है कि सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा? पहला है गुरु नानक, फिर है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया है, जिसमें से गुरु नानक का नाम आता है, फिर आता है गुरु तेग बहादुर का और चौथे में आता है गुरु गोविंद सिंह का। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 3 सिख गुरुओं का संबंध बिहार से प्रगाढ़ रहा। वर्ष 1506 ईस्वी में गुरु नानक ने पूर्व की प्रथम उदासी यात्रा के दौरान बिहार में कदम रखे। 1508 ईस्वी में सासाराम होते हुए वे गया गए, ब्राह्मणी घाट पर डेरा डाला। साथ ही देवघाट स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा देवघाट संगत की नींव रखी। नवम गुरु तेग बहादुर ने भी बिहार की यात्रा की। वह पटना स्थित गाय घाट के सपरिवार रहे। यहाँ पर गुरु माता गुजरी व गुरु तेग बहादुर की एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्म के समय गुरु तेग बहादुर बंगाल में था। उन्होंने अपने बालक का नाम गोविंद राय रखा। तेग बहादुर के पुत्र का नाम क्या था? तो गोविंद राय। बाद में ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। यही भी आगे बढ़कर सिखों के 10वें गुरु हुए। इनके बचपन का 5 वर्ष पटना में ही गुजरा। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। नवाब अली वर्दी खां के बिहार के कार्यकाल 1734 से 40 ईस्वी तक थी। 1748 ईस्वी में अली वर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में मराठों को पराजित किया। अली वर्दी खां ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की।
तो प्रयुक्त में कौन से कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर गलत कथन को चूज करना है। तो यहाँ पर कहा गया है बी, 2 और 3 सत्य नहीं है। देखते हैं 2 और 3 को ये क्या है कि ये गलत है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। नवाब अलीवर्दी खां बिहार के कार्यकाल 1734 से 40 ईस्वी तक था। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर 1540 ईस्वी में अधिकार किया। उसने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उस नवाब बनाया, है ना। उसने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में नवाब बनाया। जब इस क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह बढ़ने लगे तब अलीवर्दी खां ने परिस्थिति को संभालने के उपाय लिए। अलीवर्दी खां ने व्यक्तिगत कार्रवाई करके सरानी सराय और पुनः पटना के युद्धों में अफगानों को पराजित कर उनके विद्रोह को शांत किया। बंगाल के नवाबों में मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो इसका उत्तर है राजा राम नारायण। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव के कारण 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तथा उसने उसके पुत्र मीरन को बंगाल का उपनवाब बनाया। लेकिन बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण प्रथम नायब नाजिम के ही हाथों में था। 8वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। दूसरा है बिहार में फतुहा के समीप अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था। तीसरा है बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या मराठों ने कर दी। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 को सही माना गया है, 1 और 2 सही है, और तीसरा को गलत माना गया है कि बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या मराठों ने की। तो ये गलत क्यों है, इसका चर्चा करते हैं कि 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। बिहार में फतुहा के समीप अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया। बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या 1748 ईस्वी में अफगानों ने कर दी थी, है ना। यहाँ पर दिया गया है मराठों ने, जो कि गलत है, अफगान होना चाहिए था। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। बिहार में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सबसे पहले आगमन पुर्तगालियों का हुआ। दूसरा है बिहार मुख्य रूप से सौरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो सही कथन को चूज करना है। तो इसमें सही माना गया 1 और 2 को। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन ये है, आप देख सकते हैं पॉज करके। प्रश्न है अंग्रेजों को पटना में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता किस वर्ष मिली? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1651 ईस्वी। यूरोपीय व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास 1620 ईस्वी में किया। पटना में आलमगंज में स्थित केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। अंततः 1651 ईस्वी में पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफल हो गया। यहाँ पर कहता है कि गुलजार बाग स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में ही बिहार सरकार का प्रिंटिंग प्रेस है ना। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित है, यहीं पर प्रिंटिंग प्रेस है। प्रश्न है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो ये उत्तर होगा अंग्रेज फैक्ट्री की। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एक अंग्रेजी फैक्ट्री थी। यह अति इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से बन के आता है अक्सर एग्जामिनेशन में, खास करके बिहार से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। प्रश्न है बिहार में डचों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। दूसरा है बंगाल में डच मामलों के प्रधान नाथियम बेंगडेंग बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के व्यापार से संबंधित एक फरमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्राप्त किया था। डच यात्री टर्वेनियर ने 21 दिसंबर 1665 ईस्वी को पटना पहुंचा। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 कथन यहाँ पर सत्य माना गया है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे देखते हैं। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने
बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत पर 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी अभिरुचि सूती वस्त्र, चीनी, सौरा, अफीम आदि के संबंधित व्यापार में थी। फिर कहता है कि 1662 ईस्वी में बंगाल में डच मामलों के प्रधान नाथियास बेंगडेंग बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार से संबंधित एक फरमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्राप्त किया था। डच यात्री ट्रेवेनियर 21 दिसंबर 1665 ईस्वी को पटना पहुंचा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि नवंबर 1759 ईस्वी में बेदरा के निर्णायक युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ। दूसरा है बेदरा युद्ध में हार के साथ ही डचों के साथ से चिनसुरा, कासिम बाजार एवं पटना के माल गोदाम निकल गए। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसे चूज करना है। तो दूसरा को कहा गया है कि ये कथन सही नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। प्लासी में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। 1758 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापारी पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और नवंबर 1759 ईस्वी में बेदरा के निर्णायक युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथ से पराजित हुआ और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। वे किसी तरह अपने चिनसुरा, कासिम बाजार एवं पटना माल गोदाम को सुरक्षित रखने में सफल हो गए। तो यहाँ पर दिया गया था कि बेदरा के युद्ध के साथ ही डचों के हाथ से चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना एवं माल गोदाम निकल गए, नहीं, वो बचाने में सफल हो गए थे। इस कारण से ये ऑप्शन जो है वो गलत है। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में वर्ष 1664 ईस्वी में की गई। फिर है बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना के तत्काल बाद 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। तो असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर कहा गया है डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि ये दोनों कथन सत्य है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइन मार्टिन के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में हुई। किसके नेतृत्व में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो फ्रैंकोइस मार्टिन। फिर कहता है मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की तथा शीघ्र ही उसे माही, कराईकल एवं दूसरी जगहों में फ्रांसीसी व्यापारियों केंद्र की स्थापना की। कुछ वर्षों के उपरांत फ्रांसीसियों ने बंगाल में प्रवेश किया एवं चंद्रनगर की स्थापना की। इसके तत्काल बाद 1734 ईस्वी में उन्होंने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार में सोरा प्राप्त करना था। इस तरह से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी भंडारण केंद्र, उत्पादन केंद्र, प्रशासनिक केंद्र। तो यहाँ पर डी को सही माना गया है। 1, 3 और 4 को। 1 में है भंडारण केंद्र, 3 में कहता है व्यापारिक केंद्र और 4 में कहता है प्रशासनिक केंद्र। इसमें उत्पादन केंद्र नहीं था, इसलिए 3 को गलत माना गया है। यहाँ पर दिया गया है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियाँ मुख्यतः भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र व प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन को चूज करना है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डेनमार्क सबसे अंतिम थी। पटना में 1774-75 में डेनमार्क कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना हुई। फिर कहता है 1801 ईस्वी में ब्रिटेन एवं डेनमार्क के बीच युद्ध होने के प्रभाव बिहार में देखे गए। फिर कहता है कि श्रीरामपुर में के संधि के तहत बंगाल में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। तो असत्य कथन यहाँ पर डी को माना गया है। ये कथन क्या है? असत्य है। बाकी ये सभी सत्य कथन है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी में डेनमार्क का नाम सबसे अंत में लिया जाता है। पटना में 1774-75 में डेनमार्क कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना हुई। मई 1775 ईस्वी में पटना की डेनिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज वर्नर ने बिहार में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद के फरमान मांग की। डेनिश कंपनी भी मुख्य रूप से सोरे का व्यापार करती थी। 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन एवं डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच तनाव उत्पन्न हुए। किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो 1801 में।
फिर कहता है कि पटना की डेनिस फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया, है ना, पटना में और श्रीरामपुर की कोठी को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। 1802 ईस्वी में आमिया की संधि हुई। 1802 ईस्वी में कौन सी संधि हुई? तो आमिया की संधि हुई। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज़ों और डेनिस के बीच में। भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया, है ना। डेनमार्क, इस संधि के बाद क्या हुआ? जो डेनमार्क के क्षेत्र जो अंग्रेज़ों ने लिया था, उन्हें क्या किया? तो ये जब्त किए हुए क्षेत्र डेनिशों को वापस कर दिया। फिर 1845 ईस्वी में जब बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेज़ों के अधीन हो गए, अतः विकल्प डी को असत्य माना गया है। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया। फिर कहता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से परिवर्तित किया। तीसरा कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्रुखसियर ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। तो उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 कूट दिया गया है। इन चारों में से ऑप्शन ए को सही माना गया है ना। सही कथन कहा गया है, 1 और 2 सही है। तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे चल के देखते हैं। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोधी अली गौहर ने ही किया था। अली गौहर ने 1760 ईस्वी में पटना का घेरा डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से परिवर्तित किया। तो इस प्रकार से था प्रश्न 17 का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 ईस्वी तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि एक सारण और दूसरा चंपारण। फिर कहता है 1875 ईस्वी में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर कहा गया है कि डी सभी उत्तर क्या है? सही माना गया है। प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गारस्टिन द्वारा करवाया गया था। प्रश्न है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 1790 ईस्वी में बिहार की फौजदारी प्रशासन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। पटना में इस प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को नियुक्त किया गया। प्रश्न है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1770 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन देखें तो 1770 ईस्वी में गठित लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे, है ना। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर। उस परिषद में अन्य सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क एवं जॉर्ज वेंसीटाट। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है? पहला ऑप्शन है प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। दूसरा है यह युद्ध सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। तीसरा है प्लासी की युद्ध के पश्चात बिहार का उन नवाब मीरन को बनाया गया। इस युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो इसमें से असत्य कथन जो है वो बी को माना गया है। इस युद्ध सिराजुद्दौला मैंने बोल दिया, सुजाउद्दौला नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिराजुद्दौला। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध का नाम प्लासी इसलिए पड़ा क्योंकि यह युद्ध बंगाल के नदिया जिले के गंगा नदी के तट पर स्थित प्लासी नामक गांव में हुआ था। कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था।
युद्ध के पश्चात मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब पद नियुक्त किया। साथ ही मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब बनाया गया। आगे कहता है कि राजा रामनारायण के हाथों में बिहार की वास्तविक सत्ता रही, इसलिए विकल्प बी को असत्य माना गया। प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध बिहार के बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया। कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। पूछ देगा कि बक्सर के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन से सेनापति कर रहा था? तो उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। कंपनी बिना किसी उत्तरदायित्व के बिहार और बंगाल पर शासन करने लगी तथा राजस्व प्राप्त करने लगी, जिससे कंपनी को भारी लाभ हुआ। फिर कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 ईस्वी में इसे समाप्त किया। कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सही विकल्प बी माना गया है, जिसमें से 1 और 2 को सही माना गया है, 3 को गलत माना गया है। 3 को गलत क्यों माना गया है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल और बिहार में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया। कंपनी बिना किसी उत्तरदायित्व के बिहार और बंगाल पर शासन करने लगी तथा राजस्व प्राप्त करने लगी। इससे कंपनी को बहुत लाभ हुआ, परंतु वारेन हेस्टिंग्स ने इसे 1774 ईस्वी में समाप्त कर दिया, अतः 3 गलत माना गया है। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया था, है ना, यहाँ पे होना चाहिए था वारेन हेस्टिंग। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। बिहार में शोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने प्रदान किया था। फिर है कि मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पर गलत उत्तर को चूज करना है। तो इसमें से कहा गया है कि ऑप्शन ए सही नहीं है, ये कथन गलत है ना, ये गलत है और ये सही है। तो इसका चर्चा हम लोग आगे करते हैं। कहा गया है कि 18वीं शताब्दी में बिहार शोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया, इसलिए एक कथन 1 जो है वो गलत है। यहाँ पर 1 में कहा गया था कि बिहार में शोरे का व्यापार का एकाधिकार फर्रुखसियर ने प्रदान किया था, तो फर्रुखसियर ने नहीं, यहाँ पर मीर जाफर होगा उत्तर, है ना, मीर जाफर ने दिया था एकाधिकार का प्रमाण पत्र। फिर है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 ईस्वी में मीर जाफर एवं अंग्रेजों के विरोध राजा रामनारायण, पहलवान सिंह, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने किया। कामगार खां नरहट के जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टीकरी के जमींदार थे। फिर कहता है कि मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों और तोपों का कारखाना स्थापित किया। बोल देगा कि बंदूक और तोप का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? मीर जाफर होगा, मीर कासिम होगा, अन्य नाम होगा तो वहाँ पर उत्तर होगा मीर कासिम। प्रश्न है बक्सर के युद्ध के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। तो सही कथन को चूज करना है। तो इसमें से सी सही माना गया है कि दोनों सही है। प्रश्न है 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो इकबाल अली खां है, नारायण सिंह है और पहलवान सिंह है। तो जिसमें से डी को सही माना गया कि एक है इकबाल अली खां और दूसरा है नारायण सिंह। एक्सप्लेनेशन में है कि 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने भाग लिया था। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया, है ना, हेस्टिंग के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था, वारेन हेस्टिंग। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा सिताब राय। सिताब राय बिहार का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसे राजा की उपाधि मिली थी। अवध के नवाब सुजाउद्दौला 1754 से 75 ईस्वी के साथ युद्ध के समय सिताब राय ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया।
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलने के उपरांत राजा सिताब राय बिहार के उपनवाब पद पर नियुक्त हुआ था। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर नवाब मीर कासिम ने अधिकार किया था। फिर कहता है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा को दीवानी प्राप्त हुई। फिर है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपये में दी थी। तो असत्य कथन को यहाँ पर चूज करना है ना। तो इसका उत्तर है, तो यहाँ पर कहता है कि कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर डी को सही माना गया है, 1, 2 और 3 तीनों को सही माना गया है। फिर है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? 1770 ईस्वी में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। फिर है, 1766 ईस्वी में बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद बना। फिर है, 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजा राजवल्लभ को हटाकर राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया गया। तो यहाँ पर है कि ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी को सही माना गया। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रामनारायण को हटाकर राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया गया। 1761 ईस्वी में राजवल्लभ को बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था, इसलिए कथन सी को असत्य माना गया। यहाँ पर होगा राजवल्लभ को हटाकर नहीं, राम नारायण को हटाकर होगा, है ना। इस कारण से ऑप्शन सी को गलत माना गया। प्रश्न है कि बिहार के अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी को किसे बिहार भेजा? तो इसका उत्तर होगा सर जॉन शोर। प्रश्न है, पटना आने वाले यूरोपीय यात्रियों का क्रम है। तो इसे सी को सही माना गया है। सर्वप्रथम आए थे मेंद्रिक महोदय, इसके बाद आए थे पीटर मुंडी, इसके बाद आए थे जॉन मार्शल, इसके बाद आए थे मनुची और अंत में आए थे टर्वनियर। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो मेंद्रिक 1612 ईस्वी, पीटर मुंडी 1632 ईस्वी। मेंद्रिक जो थे ये पोलैंड के यात्री थे, पीटर मुंडी जो थे ये अंग्रेजी यात्री थे, जॉन मार्शल 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ये भी अंग्रेजी थे यात्री थे, मनुची 17वीं सदी के मध्य में ये इटली के यात्री थे, टर्वनियर 1665-66 ये फ्रांसीसी यात्री थे। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? टर्वनियर ने बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था एवं हॉलैंड निवासियों द्वारा शहरों के व्यापार की चर्चा की है। मेंद्रिक ने पटना के भव्य इमारतों, मस्जिदों तथा सरायों की चर्चा की है। जॉन मार्शल ने पटना नगर की बनावट, रहन सहन तथा वहाँ के चिकित्सकों, फकीरों आदि की चर्चा की है। पीटर मुंडी ने पटना की समृद्धि की चर्चा किया है। तो उपयुक्त में से सही कथन को चूज करना है। तो 34वां का सही प्रश्न होगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन यूरोपीय यात्री ने पटना के सामंतों के बारे में लिखा है? तो इसका उत्तर होगा पीटर मुंडी। ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 1628 से 1634 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार की स्थिति पटना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुकी थी। अतः 1632 ईस्वी में पटना अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के नगर निवासियों, सामंतों, सराय आदि का वर्णन किया है। उसके अनुसार पटना में मंगोल, ईरानी व्यापारी बसे थे। तो इस प्रकार से पीटर मुंडी का चर्चा यहाँ पर किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, खुलास्तुत तवारीख नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कल्याण सिंह। सिताब राय के पुत्र रायन कल्याण सिंह ने खुलास्तुत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। वारेन हेस्टिंग ने कल्याण सिंह को निजामत के पद पर नियुक्त किया था। 1782-83 में कल्याण सिंह को पद से हटा दिया गया। प्रश्न है, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक इस्लामी धार्मिक
उत्थानवादी आंदोलन था। इसका केंद्र पटना बिहार था। इसकी शुरुआत 1820 ईस्वी में हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सी को सत्य माना गया है, चौथा गलत ऑप्शन है। बहावी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था। यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन निंदा करता है और बदलावों को सुधार इसे इसकी वास्तविक स्थिति में लाना होगा। आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो इसमें से उत्तर डी होगा, बहावी आंदोलन। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि ब्रिटिशों ने बहावियों को गद्दार एवं देशद्रोही करार दिया एवं बहावियों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान चलाया। 1870 ईस्वी के बाद आंदोलन पूरी तरह दबा दिया गया। ब्रिटिशों ने भारतीय दंड संहिता 1870 में देशद्रोह शब्द की घोषणा की, जो भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रभाव को उत्तेजित करने का प्रयास करने के लिए किया गया था। इस प्रकार यह आंदोलन भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक बन गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह के संबंध में किन जनजातीय समूहों में से है? तो इसका उत्तर होगा उरांव। तमाड़ विद्रोह का संबंध उरांव जनजाति, जो कि छोटा नागपुर के राजा एवं जमींदार, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था, के बीच उत्पन्न असंतोष से है। इस विद्रोह का काल 1879 से 94 ईस्वी तक रहा। 1889 से 94 ईस्वी तक रहा। प्रश्न है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह की शुरुआत 1832 ईस्वी में हुई। इसका नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण था। अगला प्रश्न है, 1855-56 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है यहाँ पर सिद्धू और कान्हू, बुद्धू भगत एवं तेजा भगत, फिर है मोलू मानेक एवं जोधा मानेक, लास्ट में है मदारी पासी व साधे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हू। तो इस प्रकार से था आज का MCQ बिहार स्पेशल से। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं कमेंट बॉक्स में अपना वक्तव्य दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।